First of all, thank you so much UPSC Time for giving me this opportunity to share my experience and whole UPSC journey with all of you guys. So मेरा नाम आयुष जैन है। मैंने अपना इस साल UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 में आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 8 सॉरी। उसके बाद ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, जैसा आप सभी को पता ही होगा। तो फोर्थ अटैम्प्ट होने के कारण बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट भी रही। तो मैं आप सबसे ये सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा कि मैंने कैसे इस सब चीज़ों को ओवरकम किया एंड फाइनली आई अचीव माई टारगेट। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से 2020 में पास आउट किया। उसके बाद मैंने एमटेक IIT दिल्ली से किया 2022 में। उसके बाद मैंने वेरियस जगह पे काम किया, जैसे LNT, CPWD, JEE। देन उसके बाद अभी मैं करेंटली सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने UPSC में 3 अटैम्प्ट दिए, 2021, 2022, जिसमें दोनों में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2023 में मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया, और जब मैं अपना थर्ड अटैम्प्ट दे रहा था तो मेरा फॉर्चुनेटली मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 46 आई, और मेरा सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा पोस्टिंग हुआ, और मैं अभी करेंटली दिल्ली में सर्व कर रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता होगा कि 2020 में रेलवेज़ एक ऐसा डिपार्टमेंट है इन विच ईच एंड एवरी इंजीनियर्स वांट्स टू वर्क। इट्स लाइक अ ड्रीम डिपार्टमेंट फॉर एनी सिविल इंजीनियर। मेरा हमेशा से एम था, जब मैं फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में था, कि मेरे को मौका मिले कि मैं उसमें काम कर सकूँ रेलवेज़ में। बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में रेलवेज़ की वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई, और CSC में, सिविल सर्विसेज में, उसको ऐड किया गया। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन जब 2025 में वैकेंसी वापस आई रेलवेज़ की, तो मैंने सोचा कि एक अटैम्प्ट मैं फिर से देता हूँ, और जब मैंने एक अटैम्प्ट दिया तो इस साल मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई। तो ये मेरी पूरी इंट्रोडक्शन और मेरा UPSC जर्नी इस तरीके का रहा। मैं अपना क्रेडिट सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिनने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। और मैं अपना क्रेडिट, जो मेरी जर्नी रही, मैं अपने सीनियर्स को भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं कहीं भी स्टक होता था कि मेरे को अब इसका क्या सोल्यूशन है, यहाँ से कैसा निकला जाए। तो मैं हमेशा अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करता था, एंड दे ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। कि मैं अभी प्री में स्टक हो रहा हूँ, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, मैं हमेशा उनको अप्रोच करता था, और वो हमेशा मेरी हेल्प करते थे, क्योंकि वो भी सेम इश्यूज से निकले हुए थे। तो मैं अपना क्रेडिट अपने सीनियर्स, कॉलेज सीनियर्स को भी देना चाहूँगा। इसमें जैसा आप सभी को पता होगा कि UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक GS इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा पेपर होता है सिविल इंजीनियरिंग का। इसके बाद मेंस की स्टेज होती है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू की स्टेज होती है। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज जो है प्रीलिम्स, जो कि फर्स्ट पेपर जिसका GS का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। और उसका दूसरा पेपर होता है जो आपके ब्रांच का होता है, जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो पेपर था 150 क्वेश्चंस का, जो कि 300 नंबर का जिसका वेटेज था। अब जो कि सिविल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम सब पढ़ते हैं, आप कोचिंग से, अलग अलग नोट्स से आप सभी पढ़ते हैं। लेकिन GS इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डोमेन है, जिसमें हम इंजीनियर्स इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेंदी होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने इससे कैसे गो थ्रू किया। GS में जैसे कि 10 सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसको 1 बाय 1 देखें, तो जो कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसको आपको एनी हाउ करना ही है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है मैथ्स और एप्टीट्यूड। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है, और ये आप अपने, जब आपका एक एग्ज़ाम होता है गेट, जो कि बच्चे बहुत सारे देते ही हैं, उसमें आप पढ़ते हैं, और जनरली ये ऐसे चीज़ें हैं जो इंजीनियर्स आराम से प्रिपेयर कर सकता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज भी है, तो ये आपको 30-40 नंबर वहाँ से दे देते हैं। तो इसको तो एनी हाउ आपको प्रिपेयर करना है। ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं PYQ से, गेट के PYQ सॉल्व करके, कोई कोचिंग के नोट्स से आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। बेसिकली आपको क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक कंसेप्ट बन जाएगा कि सवाल होते कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली।
तो ये प्रैक्टिस का ही गेम है, आप मैथ्स और रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये गो थ्रू हो जाएगा, इसमें इशू नहीं आएगा। देन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, SQPP हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है और इसके आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी कोचिंग के नोट्स लीजिए, उसको आप पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद PYQ देखिए। 2017 से ये पैटर्न आया था, तो आप सारे PYQs देखिए कि PYQ किस तरीके से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, किस टाइप की अप्रोच आपको रखनी है। तो पहले आप वो कीजिए, फिर PYQs लगाइए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी सब्जेक्ट्स की। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े, उसके बाद आपने PYQs लगाए, आपको समझ में आ गया कि ये सारे टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और एनी हाउ आपको ये करना ही है। तो आप क्या कीजिए, उन टॉपिक्स को आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनका 3-4 पन्नों का हर एक सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद एक प्रैक्टिस बुक आती है एक पर्टिकुलर कोचिंग की, वो प्रैक्टिस बुक आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कीजिए। जब आपके सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन जाए 8-9 सब्जेक्ट्स के, उसके बाद आप वो प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको एक, बेशक ये ज़रूर है कि वो जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी, इसके बहुत कम चांसेस है कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट की एक फील, एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बैठ जाएगी कि आपको उसका एक एक कंसेप्ट याद हो जाएगा। तब अब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप कोई भी क्वेश्चन में अगर स्टक होते हैं, तो सेम वो क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में स्टक हो रहे हैं, तो उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए कि ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा जाता है, आप मुझे ये बार बार मैं भूल जाता हूँ ये कंसेप्ट। तो साइमल्टेनियसली वो सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइए थ्रू क्वेश्चंस। तो ये अप्रोच जो कहलाती है रिविजन थ्रू क्वेश्चंस कहलाती है। तो इस तरीके से आप GS ऑफ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इसमें, एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ऑनेस्टली मैंने 4 अटैम्प्ट मैंने दिए, लेकिन मैंने आज तक करंट अफेयर्स कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। लोग बोलते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन्स आती हैं डिफरेंट टाइप की, वो पढ़िए, बट मुझे लगता था कि इसका जो रिटर्न है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन आएंगे, इतना वास्ट करंट अफेयर्स आप कितना कवर करेंगे, सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो मैं करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ता था। और एक और सब्जेक्ट था ICT, जो मेरे को इतना अच्छा भी, इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता था, और मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग भी उसकी नहीं बैठती थी। तो वो एक सब्जेक्ट है जो मैंने, ये 2 सब्जेक्ट मैंने कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़े। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसा मैंने आपको बताया वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, क्वेश्चंस लगाए, शॉर्ट नोट्स में ऐड किया और PYQs अच्छे से फॉलो किए। तो ये हो गई GS इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी। फिर इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, उसकी ये अप्रोच होती है कि आप, अगर आपने अपने कॉलेज से या फिर आपने कोई कोचिंग ले रखी है, उसके नोट्स आप बना बना रखे होंगे। अगर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैं भी अपना एक वीक पॉइंट बताना चाहूँगा कि मैं मोस्टली कोचिंग में जाता था, नोट्स बना लेता था, फॉर्मूलेस लिख लेता था और फॉर्मूलेस मगअप कर लेता था, और वो फॉर्मूलेस मगअप करने से मेरे शायद कुछ सवाल सॉल्व भी हो जाते थे। बट कहीं कहीं इतने डिफिकल्ट सवाल आते थे कि जस्ट बाय मगिंग अप द फॉर्मूलाज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन एट ऑल। आपको उसके लिए कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत चाहिए। तो अगर आप कोचिंग जा रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप फॉर्मूलाज यू बेटर डू एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट। आप कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर रखिए कि वो डेरिवेशन आया तो वो आया कैसे, ठीक है। तो आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके बाद आप ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो अभी मैं अपना पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग सारे एक एक कमेंट्स में आपके रिप्लाई करूँगा, और आपके जो भी क्वेरीज होंगी वी विल डिस्कस इट इन द एंड, ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग की अपन बात कर रहे थे, तो कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मोस्टली क्या होता है कि जो फैकल्टीज़ होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बीच बीच में कुछ ऐसा पॉइंट बताते हैं उस टॉपिक को रिलेट करने के लिए, लेकिन वो आप लिख नहीं पाते हो या आपको लिखवाया नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि वो ऐसा पॉइंट है कि अगर आप उसको साइड में अपने शॉर्ट नोट्स में या अपनी डायरी में जल्दी से लिख लेंगे ना, तो आपको याद करने में, वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बैठाने में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपकी थोड़ी राइटिंग फास्ट है, आप लिख सकते हैं, तो वो कंसेप्ट जो फैकल्टीज़ बता रहे हैं उसको भी आप लिखें।
अच्छे से, ताकि आप उसको रिलेट कर सकें कि आपने उस समय क्या पढ़ा था, और उसको याद करने में बेसिकली उससे आसानी हो जाती है। ठीक है, आपके अब सिविल इंजीनियरिंग में आपने अपने नोट्स बना लिया, आपने उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है पीवाईक्यूज। अब आप पिछले 20-25 साल के पीवाईक्यूज देखिए, उसको सॉल्व कीजिए टॉपिक वाइज। आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में, वो सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ, फिर आपने तुरंत उसके पीवाईक्यूज देखे। जब आप पीवाईक्यूज एक एक पीवाईक्यू लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सब्जेक्ट से पूछा क्या जा रहा है, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतना इतना वेटेज नहीं है उन टॉपिक का। ये आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। उसके बाद आपको जो लगे कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, उसको फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाइए, उसको ऐड कीजिए, और इस तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, फिर जब आपका एग्ज़ाम आ रहा होगा, आपका प्रीलिम्स अभी अप्रोचिंग, अभी 2026 का भी प्रीलिम्स अभी अप्रोच हो रहा है, जो कि शायद फैब में है। तो 2-3 महीने बचे हुए हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज करनी है। आप मल्टीपल कोचिंग्स या आपके पास अलग अलग सोर्सेज से आपको पता ही है सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप टेस्ट सीरीज देखिए। और लोग आखिरी में एक और गलती करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट्स पढ़ने लगते हैं अपने। अब ये टाइम नहीं है कि आप अपने सारे जो मोटी मोटी किताबें हैं, नोट्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको पढ़ना चालू करें, फिर उससे रिवीजन करें। वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको रिविजन्स थ्रू क्वेश्चंस करना है। तो जो आपका प्रीलिम्स अभी 2-2.5 महीने दूर है, आप टेस्ट सीरीज उठाइए मल्टीपल कोचिंग्स की, उस टेस्ट सीरीज को टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे भी वो टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं बन रहे हैं, जिसमें आप कंसेप्ट लैग कर रहे हैं, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कीजिए कि ये कंसेप्ट मैं भूल जाता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेता है। फिर कोई आपको टेस्ट सीरीज में कुछ नया कंसेप्ट मिल रहा है, कोई नया टाइप का क्वेश्चंस मिल रहा है, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स में वैल्यू एडिशन कीजिए बेसिकली। तो तो आपका क्या होगा ना, शॉर्ट नोट्स एक बहुत कंसोलिडेटेड, बहुत अच्छे से बन जाएंगे, जो कि आपको बार बार किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। फिर आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, सेम अप्रोच उसमें भी रखिए, और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स देखिए कि आपको समझ में आएगा कि यार ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं भूल जा रहा हूँ, अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालिए। तो ये हो गई आपकी सिलेबस प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। अब जब आपका प्रीलिम्स, आप एग्ज़ाम कंडीशन में जाएंगे, तो हम लोग तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, प्रेशर की वजह से या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमसे वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, आते हुए क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसको कैसे हटाया जाए? तो इसका तो एक अप्रोच है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारा टेस्ट होता है प्रीलिम्स, वो एक ऑफलाइन मोड में होता है। आपको क्यूआर, वो आपको सर्कल्स में फिल करने पड़ते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसको ऑफलाइन दीजिए। आप घर में अपनी ओएमआर शीट रखिए, ओएमआर शीट को फिल कीजिए, और उस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना हेल्प मिलेगा। फिर जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तब इसके बाद आता है मेंस की स्टेज। तो मेंस में हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में, अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो इसमें जनरली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर सेम वेटेज कैरी करते हैं, 300 मार्क्स ईच। और इसमें जनरली आपको आपको 4 महीने का टाइम मिलता है। तो इसकी अप्रोच ऐसी रहेगी, देखिए, अब मैं आपको बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स ही प्रिपेयर करने हैं। आपको अपने पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या कीजिए, अब ईएससी मेंस के पीवाईक्यू उठाइए पिछले 25 साल के, सब्जेक्ट वाइज उन पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। और मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए आरसीसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो डिज़ाइन का क्वेश्चन होता है। हम लोग मोस्टली प्रीलिम्स में उसके फॉर्मूलेज याद करते हैं, बीच बीच के कंसेप्ट याद करते हैं, और उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है 2 पेज का, तो जनरली हमको उतना उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप पीवाईक्यूज के जो सोल्यूशंस है उसको देखिए, उसमें देखिए कि उनने कैसे स्टेप्स वाइज किया है, कैसे उसकी अप्रोच है। और पीवाईक्यूज से अपना एक कंसेप्ट निकालिए कि हमको मेंस में कैसे लिखना पड़ता है, कैसे हमको रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें, कैसे स्टेप बाय प्रोसेस करना पड़ता है हमको। तो मेंस पीवाईक्यू को इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए
और उसमें भी जो आपको क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं या जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट आप मिसिंग है, उसको आप सर्कल कर लीजिए। अब जिन क्वेश्चन को कंसेप्ट मिसिंग है या आपने वो क्वेश्चन पढ़े नहीं है या आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर सिर्फ कंसेप्ट के लिए आप अपने नोट्स खोलिए, नोट्स के थ्रू आप रिवाइज कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। अगेन मेंस के लिए भी आपको सेम अप्रोच रखनी है। आपको वापस अपने नोट्स में जाना है, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट देखना है जो आप भूल रहे हैं, और वही कंसेप्ट आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है सिंपली। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स में और वैल्यू एडिशन हो गया फॉर मेंस ऑल्सो। अब अब आप जब मेंस का जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। अब जैसे कि 4 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है, आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपको टेस्ट सीरीज देनी है। अब टेस्ट सीरीज की अप्रोच ऐसे रखिए कि पहली चीज़, लोग ये सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने इस टॉपिक को किया नहीं है, या जो भी अंडर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, टेस्ट सीरीज मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट ये इट्स अ ब्लंडर। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट है कि आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो भले ही आपने प्रिपरेशन नहीं की है, बट आप टेस्ट सीरीज में जाइए, उसको दीजिए, क्योंकि एक एग्जाम कंडीशन वाली जो फील होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। आपके भले ही 300 नंबर का जैसे पेपर है, उसमें कम नंबर आ रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप घर पे आएँ, उसका अच्छे से उस पेपर का एनालिसिस कीजिए कि ये क्वेश्चन था, मैंने इसमें क्या मिस्टेक की, और मैं अब इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ। और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप फिर अपने आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए, या किसी किसी एक डायरी या बुक में आप लिखते रहिए उसको कंटिन्यूसली। इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम्स दीजिए। और जो करंट ईयर की टेस्ट सीरीज है, अगर आपने किसी कोचिंग की ली है, तो वो तो आपको देनी ही है। साथ ही साथ आपको जो बैक ईयर की टेस्ट सीरीज है, जैसे मान लीजिए आप अभी 2026 का देंगे, तो पिछले साल जैसे 2025, 24 और 23, आपके पास जितना टाइम पॉसिबल हो उतने टाइम की आप टेस्ट सीरीज दीजिए, उस पर्टिकुलर उतने नंबर ऑफ टेस्ट दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा, अब आपको वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा, आपने किसी तरह उसको प्रिपेयर कर लिया, शॉर्ट नोट्स में रख लिया, आपने याद कर लिया, आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, बट अभी भी आप उसमें इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे समहाउ। लेकिन जब आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज देंगे, मल्टीपल बार करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको फिर से टकराएगा। अब फिर वहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, अब वहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे, तो एनी हाउ वो जो अप्रोच है, वो जो कंसेप्ट है, वो आपको याद ही हो जाएगा, आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मल्टीपल टेस्ट सीरीज देना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतनी अच्छा आपकी अप्रोच बनेगी। और आपकी गलतियाँ, क्योंकि क्या होता है, हम सिविल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, आप सिली मिस्टेक्स उसमें कर देते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब आप मल्टीपल टाइम उस क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, और आपको वो क्वेश्चन में फिर धीरे 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 मिस्टेक्स आपकी कम होने लगेंगी। तो इस तरीके से आप मेंस की अप्रोच रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। फिर जब आपका मेंस हो जाएगा, तो इसके बाद जो स्टेज होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जो कि यूपीएससी बोलता है दिस इज नॉट अ इंटरव्यू, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट है, क्योंकि जो भी आपका डोमेन का नॉलेज है, आपका टेक्निकल नॉलेज है, वो ऑलरेडी वो लोग प्री और मेंस में चेक कर चुके हैं। अब जो इंटरव्यू में उनको चेक करना है वो आपकी पर्सनैलिटी। तो इसके लिए जो आपका डैफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो उसका फुल फॉर्म होता है, इट्स लाइक अ रिज्यूम है, जिसमें आप अपना सब कुछ लिखते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपके मदर फादर क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें आप उसमें लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखने के बाद अब आपको डेफ को प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो इसमें आपको थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैं भोपाल से हूँ, भोपाल MP से हूँ मैं, तो भोपाल सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है। तो मेरे को भोपाल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितनी लेक्स हैं, कितनी हिल्स हैं, क्या इशू आ रहा है वहाँ पे, या फिर भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था तो वो क्या हुआ था, उसके रीजंस क्या हैं। इस तरीके से जो भी मैंने अपने डेफ में लिखा है, उसका डिटेल्ड एक सर्वे, एक विकिपीडिया से आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है, आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़। जैसे कि और अगर करंट में जैसे अभी दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक हॉट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, इसके सोल्यूशन के बारे में पढ़ लेना है, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं इसके बारे में अच्छे से ध्यान दे लेना है। और अगर कोई इंटरनेशनल नेशनल यूज़ है, तो उसको, जैसे मैक्सिको का भी FTA ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको
करंट अफेयर्स की अच्छे से प्रिपेयर करने लेनी है जो उस समय पे चल रही हैं। तो एक हो गया करंट अफेयर्स जो हो गया आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा आपका हो गया डेफ जो कि आपको अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक गूगल का यूज़ करना है आपको, आप कहाँ से हैं, आपका कॉलेज कहाँ से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना बीटेक किया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। तो यही क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार अ, कि आपके देवी अहिल्या जी कौन थी, कहाँ से थी, क्या किया उनने। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब जैसे कि मेरी हॉबी है बैडमिंटन, तो मैंने हमेशा डेफ में मैं लिखता हूँ बैडमिंटन इज़ माई हॉबी। तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि बैडमिंटन के कौन से फेमस प्लेयर्स हैं, अभी कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है उसमें, इंडिया कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको, कोर्ट का डायमेंशंस क्या है, कोर्ट के साइजेस क्या हैं। तो बैडमिंटन का एक हॉलिस्टिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मेरा एक और हॉबी है प्लेइंग गिटार। मैंने उसमें हमेशा लिखा है, मेरे को गिटार बजाना पसंद भी है। तो उन लोग ने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो गिटार में जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है उसके पीछे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, उसके पीछे क्या अप्रोच लगती है। तो ऐसे वो क्वेश्चन कनेक्ट करके आपकी हॉबी से पूछ सकते हैं। तो आपको अपनी हॉबी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद आता है कि जॉब एक्सपीरियंस। अगर आप करेंटली कुछ जॉब कर रहे हैं तो हाईली चांसेस हैं कि आपको आपके जॉब एक्सपीरियंस से सवाल पूछे जाएं। अब जैसे कि मेरा जो पहला इंटरव्यू था 2021 में, उस समय मैं फ्रेशर था, मैं अपना एमटेक कर रहा था आईआईटी दिल्ली से। तो जॉब 2022 में मैं एल एन टी, एक प्राइवेट कंपनी है उसमें काम कर रहा था, तो मेरे से एल एन टी से भी सवाल पूछे गए। और तीसरी चीज, अभी जब मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो इसमें मेरी अभी प्रोफाइल जो है वो डैम रिलेटेड है। मैं डैम कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो मेरा ऑलमोस्ट 80% इंटरव्यू डैम के ऊपर चला। तो इस तरीके से आपको अपनी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से तैयार करनी है। फिर आता है आपका एमटेक और बीटेक। अगर आपने बी कोई थीसिस की है, एमटेक में आपका प्रोजेक्ट होगा, उस पूछ ही लेते हैं कि आपकी एमटेक में कोई थीसिस थी, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एक हॉलिस्टिक वे में आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कवर करना है। जो जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स है जिसको आपको प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गई इंटरव्यू स्टेज। तब मेंस के जो क्वेश्चंस का अप्रोच होता है, लिखने का एक अप्रोच होता है, जो जूनियर्स में से पूछते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल और एक होता है थ्योरेटिकल। तो हम लोग जनरली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पे अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट किया जा रहा है, यूपीएससी की अप्रोच क्या है, आपको यूपीएससी किया जा रहा है, यूपीएससी की अप्रोच क्या है। आपको यूपीएससी खुद एक जरिया दे रहा है, वो है उसके पीवाई क्यूज। जब तक आप पीवाई क्यूज सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, उसकी अप्रोच क्या है। आपको पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है, उसकी अप्रोच क्या है। तो पीवाई क्यूज इज लाइक अ बाइबल बुक। तो फिर अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो यू प्रीलिम्स हो चाहे मेन नहीं है, और इवन मल्टीपल टाइम्स उसको सॉल्व करने हैं। और पीवाई क्यूज रिपीट होते हैं कि नहीं। तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और चारों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स में स्पेशली नोटिस किया 20 to 30% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। मतलब
PYQs एक इतना अच्छा ज़रिया है तैयारी करने का कि उससे 20-30% क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट वाइज इंटरव्यू किस टाइप कैसा होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। यूपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी भवन जो कहलाता है, तो जब पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ फॉर मी, तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे थोड़ी आप एंशियस हो जाते हैं, और थोड़ा सा आपकी नर्व्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आपको बुलाया जाता है, आपका नंबर आता है, 4 लोगों का पैनल होता है, आप मे आई कम इन करके अंदर जाते हैं, तो वो आपको शुरुआत में आपको बैठने के लिए बोलते हैं, और वो खुद ही शुरुआत में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में बताइए, ताकि आप इनिशियल कुछ समय में काम डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपकी हार्ट बीट डिक्रीज हो जाए, आपकी आप हार्ट बीट डिक्रीज हो जाए, तो वो खुद बहुत ही फील नहीं होगा कि वो इंटरव्यू चल रहा है। इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल। वो सिंपली आपसे चीज़ें पूछते हैं, और आपको अगर आंसर पता है तो आप उनको ऑनेस्टली बताइए कि मेरे को आता है, आप अपना एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। और अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको बिना ब्लफ किए, बिना उनको कुछ ब्लफ किए, आप सिंपली ये बोल दीजिए कि सर मेरे को नहीं पता, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। तो लेकिन आप गलत आंसर या उनको ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हुए हैं, उनके पास 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, और आप अभी कभी गए हैं, वो आपको आराम से पकड़ लेंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉरी बोलिए। मोस्टली मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं हर जब मेरा पहला इंटरव्यू था 2021 में, तो मैंने हर तीसरे सवाल, चौथे सवाल का आंसर सॉरी में ही दिया था, क्योंकि मैंने सॉरी में ही आंसर दिया, और उस समय भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। हमारा इंटरव्यू 200 नंबर का होता है, और उस समय मेरे 130 मार्क्स आए थे, विच वॉज अ वेरी गुड नंबर दैट टाइम। तो इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपने तैयारी की है तो आपको वहाँ पे ब्लफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लोग बोलते हैं कि इंटरव्यूज़ में इस डिफरेंट डिफरेंट पैनल होते हैं, अलग अलग चेयरमैन के पैनल होते हैं। लोगों का अप्रोच ये रहता है कि इस पैनल में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, उस पैनल में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, या फिर इस तारीख को ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा ये सब मिथ है। इन सब चीज़ों में अपना ध्यान डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, अगर आप ब्लफ वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो बस यही चेक करना चाहते हैं आपकी ऑनेस्टी और आपकी इंटीग्रिटी। अगर ये चीज़ें आप वहाँ पे शो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी ब्लफ ना करें वहाँ पे। इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड होता है, जनरली जो बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड होता है, आप सिंपल, आपको जीन्स वगैरह, लोअर वगैरह, आप सिंपल अपना पैंट पहनिए डार्क का, और लाइट अवेलेबिलिटी, टाई सूट पहनते हैं, या सिर्फ वो वेदर के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ठंडियों में होते हैं, और दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप ब्लेज़र या सूट भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उस तरीके का सूट लोग पहनते हैं, या साड़ी भी आप कैरी कर सकते हैं। लाइट कलर की साड़ी मोस्टली मैंने देखा है पहनते हुए, जो कि आपके ऊपर डिसेंट लगे, आपके ऊपर आप स्मार्ट लगे, उस तरीके के आपको अटायर अपने आप को कैरी करना है। और दूसरी चीज़, जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, अगर आपको लगता है आप सूट में या टाई में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सिंपल एक लाइट कलर की शर्ट और डार्क पैंट भी पहन के जा सकते हैं उसमें। इंटरव्यू के लिए आप पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें? तो जनरली जब आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, आपने अपनी सब चीज़ें भर दी, डैप भर दिए, उसके बाद आते हैं मॉक इंटरव्यूज़। आप जाइए, मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, वहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा कि आप क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। और जनरली आप क्या कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने आप खुद से सवाल पूछिए, कि आप खुद से सवाल पूछिए और आंसर दीजिए, तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि मेरी क्या इंप्रूवमेंट है, मैं अपना कम्युनिकेशन कैसे अच्छा कर सकता हूँ। सिंपली इससे ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंट। अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, आप नर्वस नहीं हो रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा वहाँ पे वो लोग नहीं कुछ देखते हैं। अगर आपका नॉलेज वहाँ पे 21-20 भी है, आप अच्छे से आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप सॉरी बोलिए, और वो सिंपली आपको सपोर्ट करते हुए मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपको ग्रिल करने की ज़्यादा कोशिश वो करते नहीं हैं।
जनरली मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मोस्टली इस साल जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए वो मोस्टली डेफ में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था वही सवाल पूछे गए मेरे से। तो वहाँ पे लिखिए अपने डेफ में और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपसे एनी हाउ वहाँ पे पूछी जाएंगी। अब एक चीज़ आती है कि जैसे मैं आपको सबको बताया कि सब लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? किसी की रैंक 5 आ रही है, किसी की 100 रैंक आ रही है, किसी है प्रिपरेशन। आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं उस चीज़ की, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप पेपर में डिलीवर करेंगे। अगर आपने पर्टिकुलर टॉपिक क्वेश्चन को है तो एनी, अब एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी चाहिए विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उस टाइम के अंदर आपको पेपर भी खत्म करना है। अब वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? वो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। आप बाहर पहले अगर आप 150 में से 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रहे थे, तो धीरे धीरे 120 हो गया, 130 हो गया, और आप विद इन टाइम 130 140 क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं। और जनरली जो प्रीलिम्स होता है और, और, और ये मेरा, अगर मेरे को फिर से यूपीएससी देने का मौका मिलता है, जैसे फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही हो जाए मेरा सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कंसेप्ट मेरे बहुत वीक थे। इनिशियल कोचिंग करता था तो मैं सिर्फ मगिंग अप पे ज़्यादा ध्यान देता था, मैं फॉर्मूलेस को बस अपने नोट्स में लिख लेता था, उसको समझने की कोशिश नहीं करता। तो मेरे को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था कि जो पैटी क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, वो तो सॉल्व हो जाते थे इनिशियली, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें मैं कहीं ना कहीं फंस जाता था या उनको याद करने की कोशिश करने लगता था। तो ये अप्रोच मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी, लेकिन जब लेटर ऑन मैंने 2 अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, फेल हुआ, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिर मैंने कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान रखा। तो भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे अपने नोट्स को अच्छे से बनाने के लिए, लेकिन आप हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान रखिए। अब ये मत सोचिए कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये मेरे को कैसे याद होगा। वो इवेंचुअली आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये मेरी गलती है जो जिससे आप लर्न कर सकते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप हमेशा फॉर्मलेस मगिंग अप पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेंस के टाइम पे कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ में थे। तो जब डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में होते हैं, तो आप इतने अच्छे से फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे सबके पॉकेट में हमारा मोबाइल। कोशिश कीजिए आपका आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल कम ही हो। हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें घंटों आप वेस्ट कर देते हैं। सिर्फ सेम सबके साथ होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये गलतियां हैं जो मैंने की थी, जिससे मेरे को 4th अटैम्प्ट लगा अपनी डिज़ायर्ड सर्विस तक पहुंचने के लिए। तो ये मिस्टेक्स आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यूपीएससी इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को हमेशा एक गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था, और मेरा हमेशा इंटरेस्ट भी था कि मैं टेक्निकल चीज़ें पढूं, क्योंकि मेरे को टेक्निकल में हमेशा इंटरेस्ट आता है, और बाय बैकग्राउंड में इंजीनियर भी हूँ। तो इसलिए मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज चुना, क्योंकि एक ऐसा सर्विस है जो कि ग्रुप ए की सर्विस है और सबसे अच्छी सर्विस है अपने देश में। इसमें आपको काम भी करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आपको ओवरऑल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिलेगा, और ये एक तरीके का टेक्नो मैनेजरियल जॉब है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं, एट सेम टाइम पे आप टेक्निकल चीज़ें भी देख रहे हैं। और सेंट्रल की सर्विस में हमेशा अच्छी ग्रोथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा पे स्केल, ये सारे चीज़ें होती हैं जो कि इस सर्विस को बहुत लुक्रेटिव बनाती है। अ, तो आपको अगर सिलेबस देखना है,
तो यूपीएससी ने अपनी साइट है उस पर पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाल रखा है, आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन से नहीं हैं, उसको ही लेके आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखें। अब एक चीज़ जैसे मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि जब आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लिए है, जब आपने कोचिंग के नोट्स बना लिए हैं, तो उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम चीज़ आप पी वाई क्यूज़ के थ्रू अपने शॉर्ट नोट्स में उतार चुके हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवाइज करें और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज़ बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो वैल्यू एडिशन करना है वो आपको टेस्ट सीरीज से ही करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी में, और इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। मैंने पर्सनली अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है वो 3rd ईयर से स्टार्ट की थी। 3rd ईयर में मैंने एक कोचिंग ली थी और वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई थी। बेस्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी का मेरे को लगता है 3rd या फाइनल ईयर से ही है, क्योंकि आप जब 3rd और फाइनल ईयर में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास सफिशेंट टाइम होता है, और उस सफिशेंट टाइम की वजह से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता और आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और मेरे से बहुत सारे मेरे ऐसे फेलो कलीग्स हैं जिनने फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में निकाला है। और यूपीएससी की ये बात है कि अगर आपने 21, 22, 23 साल की उम्र में अपनी एग्ज़ाम निकाला है तो आप बहुत हायर लेवल तक भी जा सकते हैं, लेवल 17 को भी अप्रोच कर सकते हैं, चेयरमैन या डीजीपी किसी भी सर्विस का बन सकते हैं। तो आप अगर कम एज में निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अब इसमें एक सवाल आता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियरिंग का जो करंट अफेयर्स है उसका जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, और उसके लिए अगर आप मल्टीपल सोर्सेज जैसे मैगजीन हो गया, गवर्नमेंट साइट्स हो गई, इसको आप अप्रोच करेंगे तो आपका बहुत टाइम किल होगा, और जो आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा वो इतना अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें। मैंने अपने बहुत सारे सीनियर जूनियर से बात की है, वो लोग ने कोशिश की करंट अफेयर्स को पढ़ने की, तो आप जितना भी पढ़ लें, आप 10 में से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करना और सही करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आपको 200 नंबर का पेपर है उसमें 100 नंबर ही लाने हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, तो कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, और वो टाइम आप उन सब्जेक्ट्स में डिवोट कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा आउटकम मिलेगा। उसकी जगह आप अपना वो टाइम टेक्निकल में दे सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एक ऐसा चीज़ है जो आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर देगा, या फिर जीएस में ही आप मैथ्स एप्टीट्यूड में वो टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एप्टीट्यूड भी आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर देगा ही। तो वो टाइम आप कहीं और सेव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट टाइम इन करंट अफेयर्स। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस है इसमें। देखिए, कोच अगर आपने कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बहुत अच्छे से अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स किए हैं, आपके कंसेप्ट क्लियरिटी है, तो मे भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं मिले, ज़रूरत ना लगे। मेरे कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं थे तो मेरे को कोचिंग की ज़रूरत पड़ी और मैंने कोचिंग लगाई। कोचिंग से ये हेल्प होती है कि आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच मिल जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, तो एक अप्रोच मिल जाता है आपको। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखिए। कोचिंग ज़रूरी भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना निकाल नहीं सकते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने फाइनल ईयर में निकाला और उन्हें कोई कोचिंग ली, क्योंकि उनके कॉलेज में इतने अच्छे कंसेप्ट थे कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उन्हें बिना उसके ही कोचिंग के निकाल दिया। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट वीक हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, या आपको एक अप्रोच चाहिए, तो बेशक आप कोचिंग लीजिए और अपने अच्छे से उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, ताकि आप उसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएँ। अब जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज इज़ द की टू दिस पेपर। तो टेस्ट सीरीज की अप्रोच आपको ऐसे रखनी है कि प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, 2 महीने पहले एक बहुत अच्छा टाइम होता है प्रीलिम्स के, कि आप टेस्ट सीरीज अब लगाना शुरू कर दीजिए। आप मल्टीपल टेस्ट दीजिए, पिछले साल के टेस्ट दीजिए, आपको कोई भी टेस्ट मिले उसको बैठ के विद टाइम लगाइए, और अपना OMR भी फिल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेपर में मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि OMR भी आपको भरना है, उसमें भी टाइम जाता है, 15-20 मिनट का टाइम जाता है उसमें। तो एक
ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। दूसरी चीज़, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं रियल सिचुएशन में, तो मेरी ये अप्रोच रहती थी कि जो 100 सवाल हैं, जैसे मैं पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करता था, मेरे को फर्स्ट नहीं बना या मेरे को लग रहा है यार इसमें टाइम लगेगा और इसमें मेरे को इश्यू क्रिएट हो सकता है, तो मैं उसको तुरंत छोड़ के सेकंड क्वेश्चन में आ जाता हूँ। सेकंड नहीं बनता, मैं थर्ड में आ जाता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि टाइम वेस्ट ना हो, जो क्वेश्चन बनता जा रहा है वो करता जाऊँ, और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को एक बार देख लूँ, उसको अटैम्प्ट कर लूँ अच्छे से। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो आखिरी में होते हैं, बीच में होते हैं, और आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, और इन दैट आपको पता चलता है कि यार सिंपल क्वेश्चन तो आखिरी में थे, वो छूट गए, आप देख ही नहीं पाए। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसको छोड़ देना है, आप आगे बढ़िए, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन पर देख लीजिए, उसको अटैम्प्ट कर लीजिए, अपना OMR फिल कर लीजिए। उसके बाद आपका टाइम बचेगा, आप वापस आइए, और वापस आके आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आपसे वो सवाल बन जाएगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, तो हमारी नर्व्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा के सोच नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको खुद फील होगा कि यार मैंने अपने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब बस मेरे को जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर जाना है। तो आप जब कूल काम माइंड से उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये आप अपनी अप्रोच रखिए रखिए एग्जाम टाइम में। और ये हो गई प्री प्री से पहले। अब जो टेस्ट सीरीज आपको मीन्स की जब 4 महीने मिल रहे हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज ही देनी है। तो आप जब आपके PYQ सॉल्व हो जाए मेंस के, उसके तुरंत बाद अपनी टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर लीजिए। रियल टाइम में टेस्ट सीरीज दीजिए, 3 घंटे बैठ के टेस्ट सीरीज दीजिए, लिखिए एक एक पॉइंट, और इवन थ्योरी भी लिखिए। थ्योरी हमेशा पॉइंट वाइज अप्रोच में लिखिए, ताकि आपको ज़्यादा मगअप भी ना करना पड़े, और आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। मेरा जो शेड्यूल होता था जनरली, वो शेड्यूल ऐसा होता था कि जब मैं वर्क, मेरी दो कंडीशन थी। पहले मैं काम नहीं कर रहा था, मैं कॉलेज में था एज अ फ्रेशर, और जब मैं काम कर रहा था, वर्किंग था। तो जब मैं काम नहीं कर रहा था, तो मेरी अप्रोच ये थी, मैं सुबह जल्दी उठता था, और थोड़ा अपना मेडिटेशन या एक्सरसाइज पे 1 आध घंटे देता था सुबह। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 3 घंटे बैठता था, और वो 3 घंटे ऐसा होता था कि मैं अपने उसमें जो टेस्ट सीरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो लगाता था, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसके बाद लंच के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैं अपना 3 घंटे का, 4 घंटे का एक और सेशन करता था, जिसमें अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी, या कोई चीज़ रह गई या पढ़ना, या कोई मैंने पेपर लगाया तो उसका एनालिसिस करना। तो ये काम मैं दिन में करता था। और जो शाम का टाइम होता था, तो मैं वो अपना टाइम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देता था, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरा ये अप्रोच रहती थी कि मैं रात में इतना एफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, और रात में मेरा इतना मन नहीं करता था स्टडीज़ करने का। तो मैं पूरा जो अपना दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करता था, और रात में मैं अपना टाइम अपने लिए देता था, अपनी कोई हॉबी है उसको फॉलो करता था, या फिर अपने दोस्तों के साथ चिल करता था, अपनी फैमिली को टाइम देता। तो रात का टाइम इस मेरा पर्सनल टाइम होता था, उसमें मैं ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन जब एग्ज़ाम अप्रोच होता था, तो ऑब्वियसली वो नर्व्स रहती हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है, बट जनरली मैं रात में अवॉइड करता था अपनी स्टडीज़। ये तो हो गया जब मैं काम नहीं कर रहा था। जब मैं वर्किंग था, तो मेरी 10 से 6, मैं सुबह 9 बजे मेरी जॉब पे मेरे को जाना रहता था, और 6 7 7 बजे तक मैं वापस आता था। तो इस टाइम पे जब था, तो मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था, 5 6 बजे करीब। सुबह 2 3 घंटे, 3 घंटे करीब निकाल लेता था, और शाम को ऑफिस से आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, मैं फिर से 7 8 बजे 2 3 घंटे शाम को भी निकाल लेता था, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स बन चुके थे, प्रैक्टिस हो रखी थी। तो मेरे को इतना टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जॉब के समय। और इस तरीके से मैंने सुबह का 2 3 घंटा और शाम के 2 3 घंटे मैंने अपना यूटिलाइज़ किया। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, मैंने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा है। लेकिन जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं, वो भी सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी भी करते थे, टेस्ट सीरीज भी देते थे, और इसका फ़ायदा ये होता था कि कोई टेस्ट सीरीज में कोई सवाल उनसे नहीं बना जो उनको डिफ़िकल्ट लगा, तो हम लोग सब लोग डिस्कस करते थे, और उसका सोल्यूशन निकालते थे, और बोर भी नहीं होते थे इस तरीके से, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला इन्वायरमेंट बना रहता था। और फॉर्चुनेटली इस बार हम तीनों की रैंक आ गई, और हम तीनों ने साथ में पढ़ा, और तीनों सेलेक्ट हो गए, और तीनों को जो अपना डिपार्टमेंट चाहिए था वही मिल रहा है। तो एक ग्रुप स्टडी अगर आपकी हो रही है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि आप डिस्कस करते हैं, जो सामने वाले को डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आप साथ में डिस्कस करके एक दूसरे की स्ट्रेटेजी से हेल्प लेके भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये मैंने अपने इस अटैम्प्ट में नोटिस किया और मेरे को बहुत हेल्प हुई तीनों से। और आप कहीं भी अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट लगता है तो वो आपको लाइट अप भी कर देते हैं माहौल, आपको अच्छे से आप लोग रिलैक्स भी रहते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप स्टडीज़ भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। अब एक जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, वो इंग्लिश में ही होता है। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। तो इसमें एस्पिरेंट्स का एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा हुआ है। अगर आपके जो आपका पैनल है उसमें कोई भी साउथ इंडियन या ऐसा नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती है, तो वो डेफिनेटली आपको अलाउ करेंगे कि आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जस्ट इन केस वहाँ पे कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मे बी वो आपको बोल सकते हैं कि आप मिक्स लैंग्वेज में बोलिए, ताकि उनको लिए ईजी हो। लेकिन इस बार मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मेरा फर्स्ट जो मेंबर थे, उनने सबसे पहले मेरे से खुद ही पूछ लिया कि देखिए मैं हिंदी में सवाल पूछूंगा, आप खुद हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि नहीं। सो बीइंग फ्रॉम नॉर्थ एरिया, मैं हिंदी में कंफर्टेबल था। मैंने उनको बोला हिंदी में ही सर आप मैं कंफर्टेबल हूँ, आप हिंदी में पूछ सकते हैं। तो उनने मेरे से सारे सवाल हिंदी में ही पूछे। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है या इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो ही आपको नंबर मिलेंगे। आप हिंदी में भी दे सकते हैं और आप इवन इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले पूछ भी सकते हैं कि मैं हिंदी में देना चाहूँगा, आपकी अनुमति है कि नहीं। और वो मोस्टली 99% केसेस में आपको अलाउ करेंगे कि आप हिंदी में ही इंटरव्यू दीजिए। एक सोशल मीडिया को लेके एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सोशल मीडिया हेल्पफुल है कि नहीं। तो इसका हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। पर्सनली मेरे को सोशल मीडिया कभी हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है और मेरे को एक फोकस से मेरे को हटा रहा है। तो मेरी थ्रू आउट जो जर्नी में मैंने कभी भी फेसबुक इंस्टा इसका इतना हेल्प नहीं लिया, यूट्यूब वगैरह का। अगर मैं कहीं फंसता था और मेरे को लगता था कि ये मेरे को इसका एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था। लेकिन कभी भी जो शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आते हैं, उसको मैं नहीं देखता था, क्योंकि वो अब 5 मिनट का वीडियो होता है लेकिन उसके लिए आपका 1 घंटा पूरा वेस्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहूं, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन टाइम में मेरे को लगता था वो कहीं ना कहीं एक बर्डन, एक ऑब्स्टिकल है। तो सोशल मीडिया का मैं हमेशा यूज़ कम ही करता था। यूपीएससी की जो तैयारी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए जब से कोविड आया है उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और मैं पर्सनली ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि मैंने जो कोचिंग ली थी वो भी ऑनलाइन ही थी। आप ऑनलाइन अपने मन मुताबिक अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सॉरी, शायद किसी रीजन की वजह से कुछ इशू क्रिएट हो गया। एंड आई एम लाइव अगेन। ओके, इट्स वर्किंग नाउ। तो मैं बोल रहा था जनरली ऑनलाइन मैंने कोचिंग ली थी, और ऑनलाइन मेरे को लगता है कि उससे टाइम सेव होता है। और तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इवन ऑफलाइन में भी कोई इशू नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। यूपीएससी के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि हम दिल्ली में आके कोचिंग करेंगे, दिल्ली में इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने होम टाउन, अपने घर से बैठे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। दिल्ली आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने होम टाउन से भी ईजिली, मैं कभी दिल्ली प्रिपरेशन करने नहीं आया, मैं अपने होम टाउन से ही प्रिपरेशन की और वही मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। एक चीज़ आती है प्लान बी। तो मेरी अप्रोच ऐसी रही कि जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके तुरंत बाद मैंने अपना एमटेक भी किया। और मेरी जो स्टडीज़ थी या मेरी जॉब थी उसमें कोई गैप नहीं आया, क्योंकि जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे बड़े एग्ज़ाम की, तो आपके जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी हो गया, स्टेट के पीएससीज हो गए, इनका सिलेबस भी कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। तो मैं यूपीएससी तो अटेम्प्ट देता ही था, साइमल्टेनियसली जो जितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, ये इनका भी एग्ज़ाम देता रहता था। तो इसके थ्रू क्या होता था कि मेरी जॉब लगी और मैंने जॉब के साथ भी प्रिपेयर किया।
लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने कहीं गैप नहीं लिया। तो ये मैं मेरा हमेशा प्लान भी रहता था कि इतनी सारे एग्जाम्स हैं, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, आप कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। जैसे कि मेरे केस में मेरा एसएससी जूनियर इंजीनियर निकला, फिर एलएनटी का बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम निकला, फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स निकले मेरे, और मैंने जॉब की, फिर उसमें रिज़ाइन किया, फिर इस तरीके से मैं अपनी डेस्टिनी तक, जहाँ मेरे को जो मेरा एम था, मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि आप हमेशा एक एग्जाम पे स्टक ना रहें। आपने अगर एक अटेम्प्ट दिया, आपका नहीं निकला, तो आप वेरियस अपने स्टेट के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी एग्जाम दे सकते हैं, ताकि आप कभी डीमोटिवेट ना हो और अंडर कॉन्फिडेंट ना हो। जब आपको पता होगा कि आपकी एक जॉब तो लगी गई है, एक सिक्योरिटी आ गई है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और उसके साथ आप और अच्छा एक अपना अटैम्प्ट और ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना प्लान भी प्रिपेयर किया। दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ होती है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सल्यूशन है, प्रैक्टिस। अगर आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं चली ही जाएगी, और फिर आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए, और उसी से आपको चीज़ें याद रहेंगी, और आपकी रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। और जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, कभी कभी आपको लेथार्जिक फील होता है, बोर फील होता है, तो आप अपनी हमेशा एक फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, आप हमेशा डेली बेसिस पे, और हमेशा अपनी हॉबी को फॉलो कीजिए, और अपने आसपास एक ऐसा पीयर ग्रुप रखिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको जब भी डाउन फील करें आपको मोटिवेट कर सकें। और हमेशा आप याद रखिए कि आप ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ऑफिसर बनना है। आपको जो सोशल रिकग्निशन मिलता है, जो पर्क्स मिलते हैं, वो आपको किसी भी सर्विसेज में इस तरीके के नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को याद रखते हुए आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। और कभी भी आपको ऐसा लगे तो अपनी हॉबी फॉलो कीजिए, और अपना पीयर ग्रुप से हमेशा कनेक्ट रहिए, उनसे बात करते रहिए, ताकि वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस दें और आपको मोटिवेशन बढ़ाते रहें। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं डेली, तो वो आपको डेली पढ़ने हैं 1 साल तक। दिक्कत क्या होती है, हम लोग शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस रहता है, सब कुछ सही रहता है, हम लोग पहले दिन 12 घंटे पढ़ देते हैं, 16 घंटे पढ़ देते हैं। धीरे 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 एनर्जी कम होती है, फिर वो पढ़ाई छूट जाती है, सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। इस एग्ज़ाम की डिमांड ही है कंसिस्टेंसी। अगर आप 1 साल 2 साल, जो भी डिमांड है इस एग्ज़ाम की, अगर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तभी ये पेपर निकलेगा। तो मैं बोलूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस यूपीएससी एग्ज़ाम और एनी एग्ज़ाम इन आवर कंट्री। तो मेरी तरफ से यही कुछ टिप्स रहेंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टेस्ट सीरीज दीजिए, कभी भी डिमोटिवेट हो तो अपना अच्छा पीयर ग्रुप अपने पास रखिए। प्लान बी, आप मल्टीपल एग्जाम्स भी देते रहिए साथ साथ, ताकि आपका हमेशा ऐसा ना हो कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ताकि आप ओवरऑल मूव ऑन कर सकें। और इस तरीके से आप अपनी अप्रोच रखिए, और जो मैंने बोला कंसिस्टेंसी, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और रिविजन कीजिए, ताकि आपको हमेशा हेल्प हो। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूँ, तो मैं कुछ कमेंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज़ पूछ रहे हैं ये कि सर ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं आती। देखिए, मैंने अभी फिर से वही चीज़ बोली, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। अब आपकी ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, तो आप ऑफलाइन भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को कंसिस्टेंसी इसलिए आती थी क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप इतना अच्छा था। हम लोग शाम को बैठ के डिस्कस करते थे कि आज आपने क्या पढ़ा, आज आपकी अप्रोच क्या रही, आप कल क्या पढ़ेंगे। और हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते थे, तो एक दूसरे से एक कंपटीशन रहता था कि अभी उसके नंबर ज़्यादा आए, मेरे को अगले। तो आप पीयर ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो आपको मैं एक दिन दे सकता हूँ, लेकिन आपको डेली जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है वो आपके अंदर से ही आएगा। आपको खुद सोचना है कि अगर आप डेली पढ़ेंगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा, वरना नहीं होगा। तो आप अपना पीयर ग्रुप उस हिसाब से मेंटेन रखिए, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और ऑनलाइन आप अच्छे से पढ़ सकें। फिर ये पूछ रहे हैं एक कि हाउ टू हैंडल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। देखिए, जो प्रोफेशनल लाइफ है वो जब आप घर आ जाते हैं,
तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला, कि जो भी आपका टेंशन है वो आपको वहाँ पे भूल जाना है। अपना एक ऑफिस का जो टेंशन है वो आपको दरवाजे के बाहर रख देना है, और घर आके एक फ्रेश माइंड से अप्रोच रखनी है और उसको पढ़ना है। अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाएंगे तो आपको ये प्रेशर हैंडल करने में इतना इशू नहीं आएगा। फिर पूछ रहा है कि प्रिपरेशन में नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो अब पॉसिबल, आप कैसे 12 घंटे 16 प्रॉपर नींद लीजिए ताकि आपका दिमाग पढ़ सके। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नींद से सेक्रीफाइस ना करें। इवेंचुअली जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो वो अपने आप हो जाएगा, कि आप, हो सकता है आप 8 घंटे से 6 घंटे हो जाए, क्योंकि वो आपकी डिमांड हो जाएगी। बट वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, एग्जाम से 10-20 दिन पहले, और वो अपने आप होगा। आप खुद ही अपने आप जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, तो वो अपने आप हो जाएगा। बट एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। सीजीपी और अटेंडेंस रखनी चाहिए यूपीएससी में। देखिए, जब यूपीएससी में आप अप्रोच करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है डिग्री। अगर आपको वो लोग नहीं देखते कि आपके कितने सीजीपी आए, आपके 5 सीजीपी आए, आपकी कितनी बैकलॉग्स लगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जिनकी 10-10 बैकलॉग थी, 12-12 बैकलॉग थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डिग्री है, आप पास हो रहे हैं, आपके पास है, तो आप वो यूपीएससी बस उतना ही मांगता है कि आप बैचलर हैं। उनको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि आपके कितने सीजीपीए थे या आपकी कितनी बैकलॉग्स थी। इन सब चीज़ों से उनको कोई कोई मतलब नहीं है।